हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। बहुत ही आसान प्रश्न इस तरह से हिंदी में आते हैं। आपका जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्न है वो आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो भाषा से हर बार प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बस एक बार चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भाषा है, भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा हमारे विचार को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचार को समझने का एक साधन है। जैसे मोबाइल बात करने के लिए एक साधन है, उसी तरह से भाषा जो है वो कम्युनिकेशन करने का एक साधन है। हम अपनी बात विचार को दूसरे के सामने रख पाते हैं और दूसरे के बात विचार को समझ पाते हैं, वही भाषा है। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्न में से भाषा के बारे में सही कथन कौन सा है। भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या फिर भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, या भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रत्येक भाषा की जो है लिपि हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भाषा की व्याकरण भी नहीं ज़रूरी है, बल्कि भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, आपका पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। और भाषा जो है वो यादृच्छिक होती है, ऐसा कह सकते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है जैसी इच्छा। जैसे आप मम्मी को मॉम बोलते हो, तो इस तरह से आप अपनी इच्छा के अनुसार जो नाम रखते हो उसी को बोला जाता है यादृच्छिक। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके एग्ज़ाम के अंदर पॉइंट पूछी जाती हैं कि भाषा यादृच्छिक होती है, या फिर भाषा जो है वो पैतृक होती है, या फिर सामाजिक होती है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाषा जो है वो यादृच्छिक होती है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, अर्जित की जाती है। यानी आप कह सकते हो भाषा एक अर्जित व्यवहार है, और भाषा जो है वो समाज सापेक्ष होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सरल भाषा में भाषा को समझना चाहते हैं तो हमने 2-3 परिभाषा ली है, बहुत सरल है। भाषा की बात करेंगे तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव विचार को आदान प्रदान करता है, और जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित या कथित यानी बोल करके भाषा दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भाव को समझ सकें, वही भाषा है। यूँ कह सकते हैं कि भाषा जो है वो मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आम भाषा में वह समझते रहिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बात विचार को दूसरों लोगों तक रख पाते हैं, और भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा किसी कॉपी में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भाषा जो है लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछी जाएगी कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध है या संबंध नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कोई निश्चित संबंध नहीं होता। आप किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो, और ये परिभाषा हमने बता ही दी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आपके लिए है, भाषा का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है भाषा। भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है। भाषा अपना जो है सामाजिक संपत्ति है, कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है, अर्जित व्यवहार है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जो है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में जो लेखन कौशल है उसके अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? विचारों की मौलिकता, या फिर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या अक्षरों की सुंदर बनावट। जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं, बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल में यानी लिखने के कौशल में अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी? तो विचारों की मौलिकता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। लेखन कौशल के अभ्यास के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका फर्स्ट है,
ना ही आप ज़्यादा फोकस वर्तनी पर करेंगे, ना ही अक्षरों की सुंदर बनावट पे, और ना ही अलंकारिक भाषा के प्रयोग पर। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर सूत्र विधि, या फिर पुस्तक विधि। ये जो प्रश्न ये कर रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है, ये यहाँ पे बताना है। जैसे कि आप जानते हो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम उदाहरण को समझाते हैं एंड फिर नियम को बताते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम समझाते हैं एंड देन फिर हम उदाहरण तक जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की पूछा गया सबसे बेहतर विधि कौन सी मानी जाएगी, तो ये आपका आगमन विधि मानी जाती है। तो आगमन विधि ही आंसर हो जाएगा कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन बताना है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जाता है। यह प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी होती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, ये निगेटिव लिखा गया है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। हाँ, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, बट एक निश्चित लिपि होती है, ये कहाँ तक सही है ना। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, लिपि ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भाषा, किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। हिंदी को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो ये बात पूर्णतः सत्य लिखी गई है, तो सत्य ही पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सर्वाधिक कौन सा सहायक होता है? शिक्षक की डायरी, पोर्टफोलियो, या लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, या फिर नोटबुक। प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का जब रिकॉर्ड रखना है तो उसमें सर्वाधिक जो सहायक होगा वो क्या होगा? नोटबुक नहीं होगा, ना ही लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, ना ही आपका शिक्षक का डायरी, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी होने वाला है। भाषा कौशलों के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये बताना। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। तो भाषा कौशल के बारे में अगर बात करोगे तो भाषा कौशल जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते। इसमें कह रहा है कि भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, यानी इफेक्ट नहीं डालते। भाषा कौशल परस्पर क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ये बात यहाँ पे सही लिखी गई है कि प्रमुख भाषाई कौशल में, जैसे कि आप सब जानते हो भाषा कौशल के बारे में 4 आपका होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें पूछा गया है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक कौन सा नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, या फिर लिखना। तो भाषा कौशल में आपका सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये आ जाता है, लेकिन हंसना नहीं आता। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। हंसना कहीं नहीं आता ना, भाषा कौशलों में आपका 4 आ जाता है, याद रख लेना, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। इसका क्रम भी यही है, सुनना सबसे पहले, सुनना एंड बोलना, फिर पढ़ना, फिर लास्ट में लिखना। तो ये भी बात याद रखना। अगर पूछा जाए कि भाषा कौशल कितने हैं तो 4 बताओगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 8 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? जैसा कि आप जानते हो पठन में आपका सरसर पठन आ जाता है, मौन पठन आ जाता है, द्रुत पठन आ जाता है, लेकिन अर्थ पठन कहीं नहीं आता। इतना ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 3rd ही हो जाएगा। यानी अर्थ पठन इसमें नहीं आता, और नहीं ही पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा। जब आप पठन यानी पढ़ना, पढ़ने कौशल में आप किस तरह से पढ़ते हो, पठन के प्रकार में देखोगे सरस्वर पठन हो जाता है, बोल बोल के पढ़ना, मौन पठन में मन में पढ़ना एंड द्रुत पठन। तो इस तरह से अर्थ पठन इसमें नहीं आता, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, या फिर बोलने के कौशल का, या फिर पठन कौशल का?
पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना है। जब पढ़ने के बारे में बात हो रही तो पठन कौशल होगा ना भाई। तो इसका आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। लेकिन इनमें से अक्षर बोध विधि कौन सी नहीं है? वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर वर्ण विधि, या फिर शब्द विधि। तो यहाँ पे अक्षर बोध के बारे में बात हो रही है तो वाक्य विधि भी हो जाएगा, वर्ण विधि भी हो जाएगा, शब्द विधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। तो नहीं पूछा है, नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि वाक्य विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि ये होंगे, प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते टाइम पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, समझ रहे हो? पहले संज्ञा की परिभाषा यानी नियम बताती है, उसके बाद उसी से संबंधित उदाहरण देती है, एग्जाम्पल समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। अभी अभी हमने बताया वीडियो में कि आगमन विधि में उदाहरण पहले समझा जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में नियम पहले बताया जाता है एंड देन फिर नियम से उदाहरण बताया जाता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है वो संज्ञा की परिभाषा बता रही है, यानी उसका नियम बता रही है, परिभाषा बता रही है, उसके बाद जो है वो क्या बता रही है? उदाहरण दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। शुरू करती हूँ। भारत वर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? आप जानते हो राजभाषा में, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझते रहिएगा कि राजभाषा का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है राजकाज की भाषा। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए जो है 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाई जाती है। अनुच्छेद 3431 में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जो भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। इस बात को भी समझते रहिएगा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके साथ साथ भारत में जो है राजभाषा नीति भी लागू हुई थी। उसी टाइम पे जो है भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में इस चीज़ का जिक्र है। तो अनुच्छेद जो आपका 3431 है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है, साथ साथ इसमें जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, इस चीज़ को भी समझते रहिएगा। तो भारतवर्ष में जो हिंदी का विकास वर्ग है वो आप राष्ट्रभाषा न लगाना, क्योंकि राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, राजभाषा को दर्जा मिला है। तो राजभाषा को याद रखना। हिंदी दिवस याद रखना आपका 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को होता है। तो आपका अगर भाषा से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सबसे बन सकता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप सब। हिंदी की विशिष्ट ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? तो यहाँ पे काव्य भाषा आपका ठीक हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। तो इसका आंसर जो है वो डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। और हमने बताया राजभाषा, उस चीज़ को भी समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ढूंढाड़ी जो है वो बोली जो है कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है, इस बात को आप जानते हैं। ढूंढाड़ी के साथ साथ आपका हड़ौती भी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने कि जो ढूंढाड़ी बोली है वो कहाँ की है, तो राजस्थान बताओगे, वो भी पूर्वी राजस्थान की ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करोगे तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, वांगुरु, अवधी, तेलुगु। इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हो कि जो ये तेलुगु है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, वांगुरु और अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती। तो तेलुगु यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें डबल स्टार लगाइएगा इस चीज़ को कि ये प्रश्न में एग्ज़ाम के अंदर बार बार आते हैं कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार से है। तो ये भारोपी परिवार से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये हिंदी जो है किस भाषा परिवार से है? तो भारोपी से है। भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है। तो सर्वाधिक में आपका हिंदी ठीक हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो ये आपका हिंदी भाषा का जन्म पूछा गया है कि किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से मानी जाती है, तो अपभ्रंश आंसर इसका ठीक हो जाएगा। और हिंदी की जो है उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रखिए। जब भी एग्ज़ाम के अंदर बनेगा प्रश्न कि हिंदी भाषा का जन्म जो है हुआ है, तो अपभ्रंश आप लगाओगे, अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भी मराठी भी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, दोनों बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सी ठीक हो जाएगा। यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी के साथ हिंदी भी लिखी जाती है, तो इस चीज़ को समझते रहिएगा। लास्ट प्रश्न है कि जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास है वो किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। भाषा की एक शिक्षिका विद्यार्थी को व्याकरण के नियम से परिचित कराना चाहती है, इसलिए वह वर्ग पहेली का प्रयोग कर रही है। वह किस विधि का प्रयोग करती है, प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, या खेल विधि का, या पुस्तक विधि का। आपकी भाषा की एक शिक्षिका है, वो विद्यार्थी को व्याकरण के नियम को सिखाना चाहती है, और उस नियम को सिखाने के लिए वो वर्ग पहेली का प्रयोग कर रही है। तो कौन सा विधि का यूज करके वह शिक्षिका बच्चों में व्याकरण के ज्ञान को सिखा सकती है, प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का, या फिर पुस्तक विधि का। वह कक्षा की शिक्षिका पुस्तक विधि का प्रयोग नहीं कर रही है, ना ही प्रयोग विधि का, ना ही व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण का। वह शिक्षिका खेल विधि का प्रयोग कर रही है। खेल विधि से क्या होता है, बच्चे चीज़ों को रुचि से, इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखते हैं, और जब बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं, नियम भी सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, और वो आसानी से अपना सीख भी जाते हैं। विधि व्याख्या के साथ आप देखेंगे कि इस विधि में शिक्षिका व्याकरण के नियम को किसी खेल के रूप में वह प्रारूप तैयार करती है, जिसे कक्षा के छात्र मिलकर खेलते हैं, तथा खेल खेल में ही वो नियम को समझ जाते हैं। इस विधि से विषय की निरस्ता जो होती है, क्लास जो उबाऊ रहता है, वह समाप्त हो जाता है। वर्ग पहेली एक ऐसा खेल है जो छात्रों की एकाग्रता को पूरी तरह से बनाए रखता है। छात्र एकाग्रचित होकर के चीज़ों को सुनते हैं, खेलते हैं, करते हैं, और आसानी से रुचि के साथ चीज़ों को सीख जाते हैं, और व्याकरण के नियम को समझना आसान हो जाता है। इस प्रश्न का आपका आंसर सी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है? भाषा की लिपि पहचान, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, पाठ सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, या कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है? भाषा की लिपि की पहचान करना, ये आपका पठन का आयाम है। पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, ये भी आपका पठन का आयाम है। पाठ्य सामग्री से मुख्य बिंदु की पहचान करना, ये भी आपका पठन का आयाम है। पठन यानी पढ़ना, लेकिन कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना, ये आपका वाच्य का प्रकार है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ से पठन का जो पूछा गया है कि कौन सा आयाम नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, देशज भाषा है, या फिर हिंदी भाषा बोली है? हिंदी जो हमारी है वह राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही देशज भाषा है, ना बोली है, यह एक राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? एक राजभाषा है। विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा दिया है, और ये 3431 के द्वारा इसे हिंदी को देवनागरी के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर प्रश्न एग्जाम के अंदर बने कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है
या फिर राजभाषा है? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ से। यह 1949 को एक कानून बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के तहत इस कानून में कहा गया कि हिंदी जो होगी वो भारत की राजभाषा के तौर पर रहेगी। इसे तब तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, या रूब्रिक्स कहते हैं, या क्रम निर्धारण मापनी है? तो विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए जो ये स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है इसे रूब्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है उसको रूब्रिक्स कहते हैं। जांच सूची का उपयोग राय को रिकॉर्ड करने या निर्णय मूल्यांकन करने और डिग्री राशि को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला वाइगोत्स्की से एक सवाल है और 1 नंबर का आपसे हर बार एग्जाम के अंदर वाइगोत्स्की से बनता है। तो यहाँ पे सवाल को करेंगे कि वाइगोत्स्की समर्थन करते हैं भाषा अर्जन क्षमता का, या अनुकरण का, या दंड पुरस्कार का, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया का? वाइगोत्स्की जो है वो समर्थन करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का, यानी इनका मानना है कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, समाज से, परिवार से, अपने आसपास से। वाइगोत्स्की का समाज यात्रा के विपरीत सीखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया है। उनका मानना है कि बच्चे क्या करते हैं? समाज से चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है आपका 4th सही हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपका हर बार यहाँ से देखने को मिलता है। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व बिंदु क्या है? अक्षरों की बनावट, या फिर विचार, मात्राओं का ज्ञान, या फिर सुंदर लेखन? लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? लेखन यानी लिखना। तो अक्षरों की बनावट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही आपकी मात्राओं का ज्ञान, ना ही सुंदर लिखावट। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके अपने निजी विचार क्या हैं। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुछ है वो आपके अपने विचार। कह सकते हैं कि लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वो आपके विचार हैं। विचार वास्तव में लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विचार ही वे कारण हैं जो लेखक लिखते हैं। यदि हमारे पास कोई अपना विचार न हो तो हमें उन्हें व्यक्त करने के लिए कोई शब्द की आवश्यकता नहीं होती। लेखन कौशल के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं कि स्वयं को व्यक्त करना, यानी अपनी जानकारी प्रदान करना, समझना, साहित्यिक कृति बनाना। इस उद्देश्य से अपने स्वयं के जीवन और अनुभव को व्यक्त करना या फिर प्रतिबिंबित करना, ये आपका लेखन कौशल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा शिक्षक, या आकलन की जटिलता, या फिर पाठ्यपुस्तक, या फिर भाषा समृद्ध परिवेश? भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कोई है तो वह भाषा समृद्ध परिवेश है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका भाषा समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो आपका जो आंसर 4th है वो सही हो जाएगा। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका भाषा समृद्ध परिवेश है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से, समाज से, घर से जो सीखते हैं, अर्जित करते हैं। भाषा 2 तरह से, एक अर्जन करके बच्चे सीख लेते हैं सहज ही, स्वाभाविक, बिना किसी नियम के, और एक होता है भाषा के लिए अधिगम करते हैं बच्चे औपचारिक रूप से। तो ये भाषा जो होती है, परिवेश जितना समृद्ध होगा, आपका परिवेश जैसा होगा उसी तरह से बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो जितना समृद्ध आपका परिवेश होगा उतना अच्छा ही भाषा, आसानी से बच्चे उतनी ही अच्छी भाषा सीखते हैं। समाज में लोगों के साथ बातें करने और विचार को आदान प्रदान करने से भाषा संपूर्ण विकास होता है। इसलिए भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका समृद्ध परिवेश है। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, दृश्य शब्द सामग्री को, संज्ञानात्मक विकास को,
या फिर सामाजिक अंतःक्रिया को। सेम पहले जैसा क्वेश्चन था 7 नंबर, उसी तरीके से ये भी है। भाषा सीखने सिखाने में आप इसको सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, बाल साहित्य को नहीं। दृश्य यानी देखने वाले, श्रव्य यानी सुनने वाले। तो दृश्य श्रव्य सामग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही संज्ञानात्मक विकास। भाषा सीखने सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो आपका सामाजिक अंतःक्रिया है। सेम इसी तरह से अगला प्रश्न भी था। तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीखते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनका जो है भाषा अच्छी तरह से होती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होता है। वीडियो देखकर बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, समझ जाते हैं। इससे श्रवण शक्ति का विकास होता है। बाल साहित्य क्या होता है, पठन शक्ति और भाषा के शुद्ध प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। यह का बाल साहित्य में संज्ञानात्मक विकास जो होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। संज्ञान यानी आपके दिमाग से जो चीज़ें आप करते हैं, तो हम जगत को जानने समझने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ यहाँ जानने से है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। 1 नंबर यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकृत भाषा, सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। न ही सुंदर लिखावट, न ही अलंकृत भाषा और न ही सशक्त वाक्य। सुनना कौशल में क्या शामिल है, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, या फिर शांतिपूर्वक सुनना। सुनना कौशल का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, केवल पुनरावृत्ति नहीं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास नहीं करना है, शांतिपूर्वक सुनना नहीं बल्कि दूसरों की बात सुनने में रुचि हो, धैर्य हो और प्रतिक्रिया भी हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है, आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सुनना कौशल शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि हो और साथ ही साथ धैर्य और प्रतिक्रिया हो। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित बनाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि या फिर अवसरानुकूलता या फिर दोनों या फिर अनुलेख। अनुलेख का कोई काम नहीं है, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही थी। प्रश्नोत्तर विधि और अवसरानुकूलता ये दोनों सही है, इसलिए इसका जो आंसर सही है वो आपका सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियम को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य क्या है, कि एक मोहिका कक्षा 8 की जो भाषा की अध्यापिका है वह व्याकरण के नियम को याद करवाने के स्थान पर छात्र को नियम का प्रयोग करना सिखा रही है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा, व्याकरण को रुचिकर बनाना या व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दे रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहिका ऐसा इसलिए कर रही है ताकि व्याकरण में क्या हो, रुचिकर बनाया जा सके और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से बढ़कर नहीं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं, बल्कि क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं।
ही कथन बताना है। तो भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। तो ये आपका सबसे पॉजिटिव लग रहा है। पूछा है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका नेगेटिव है। बाकी सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 4th आंसर आपका सही है। कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम किसमें है। ऑप्शन ए लेखन कौशल के विकास में, शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति मुहावरों द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में, यानी पाठ्य पुस्तक को शुद्ध पढ़ने में, पठन मतलब पढ़ना, या फिर लिखने में, या शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, या लोकोक्ति मुहावरों द्वारा भाषा के प्रयोगों में, प्रभावी प्रयोग में, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर क्लास देखे होंगे तो हमने इसका जो आंसर कराया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था, यानी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आपका 4th ऑप्शन ही है। लेखन कौशल का विकास करना ये भी आपका महत्वपूर्ण है। शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सब है, लेकिन पूछा सबसे कम कौन है। पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पढ़ने में ये आपका सबसे कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। सुरेश जो है वो ड के स्थान पे र उच्चारित करता है। यह उनके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, प्रभावी कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित कर रहा है तो लिखने की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन ए आपका कट जाएगा आसानी से, ये तो होगा नहीं। उसके भाषा को रोचक बनाएगा, एक तो वह उच्चारित गलत कर रहा है, तो रोचक कैसे बनाएगा, रोचक बना ही नहीं सकता। भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लिखता कि भाषाई कौशल पर प्रभाव पड़ेगा तो ये आपका आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने लिखा है कि भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन है, यानी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं, इसलिए आपका जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करना है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाएंगे तो ये आपका सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाएंगे तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देंगे तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण सब है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है कि आप कहानी पर ही आधारित आप व्याकरण समझा रहे हैं बच्चों को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है तो आपका इसका सही आंसर है। भाषा से आपको 1 नंबर के प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ से याद रखिएगा कि भाषा क्या होता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बात विचार को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे की बात को समझ पाते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ये सब चीज़ें हो पाती है। तो भाषा मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, सांकेतिक भी होती है। लिखित क्या होता है, जब हम लिख करके कोई चीज़ समझाते बताते किसी को, और मौखिक जब हम बोलकर मुख से अपने बोलकर कोई बात बताते हैं तो मौखिक भाषा होती है। भाषा के कौशल 4 हैं, कौन कौन से हैं इसका क्रम यहाँ पे आपको बताना है। ना समझना, पढ़ना, स्मरण करना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। यहाँ पे समझना वाला ऑप्शन और स्मरण वाला आप काट देंगे, क्योंकि समझना नहीं होता है, ना ही स्मरण करना होता है। भाषा के 4 कौशल हैं,
पहला है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। इसलिए इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको भूलता है तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि या अनुवाद विधि या व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो भाषा शिक्षण की जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है वो आपका प्रत्यक्ष विधि होती है, ना ही अनुवाद द्विभाषी, ना व्याकरण अनुवाद। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है, यानी प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है भाषा आकलन की प्रक्रिया। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से बच्चों का निष्पादन जानने के लिए या फिर केवल शिक्षक निष्पादन के लिए? तो जो सही आंसर है आप सबको पता है कि भाषा आकलन की जो यानी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है भाषा का आकलन। भाषा आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान चलती है। ये आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, यानी जिनमें तुकांत न हो, या जो कोई सीख देती हो, या जो लयनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, या फिर उपरोक्त सभी? जो लयनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, जो गाने योग्य हो, जिसमें लय हो, सुर हो, ताल हो, वो बच्चों को ज़्यादा रुचिकर लगते हैं। साथ ही साथ बच्चे रुचि के साथ कहानी को पसंद करते हैं और सीखते भी हैं। तो यही ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे सटीक और सही आंसर है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर भाषिक रेखांकन और जो चित्रांकन चित्र होते हैं उसका यहाँ पे क्या मीनिंग है? लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, या एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या फिर बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, यह काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है यानी रास्ता है? तो प्राथमिक स्तर पर जो रेखांकन चित्रांकन होते हैं वो किस लिए जरूरी है? काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग नहीं, बच्चों अनुकरण प्रवृत्ति पोषित नहीं करते, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र नहीं है, ये लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो इसलिए 21 का जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। ये प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। क्या होता है कि जब हम कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है, तो पहले कंटेंट को देखेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करेंगे। आप सभी को ध्यान से चीज़ों को देखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। ऐसा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बात को विचार को दूसरे के सामने रख पाते हैं एंड दूसरे के बातों विचारों को समझ पाते हैं। तो मानव समाज की उन्नति का जो रीज़न है वो भाषा ही है। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो भाषा के सहारे समाज विशेष लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, यानी एक संचार यानी कम्युनिकेशन करते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा देखोगे तो इसके विविध रूप है। सांकेतिक भाषा है, लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर यहाँ से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए की गई है। भाषा का पहला रूप जो है वो मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, अर्थात कह सकते हैं कि जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा क्या है, वो मातृभाषा है। अब यहाँ पे समझेंगे राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। तो हिंदी भाषा को क्या है, राजभाषा का दर्जा मिला है, बट राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, ये चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है एवं राजकाज के सभी कार्य में प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा होता है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखोगे राजभाषा क्या है। राजभाषा की जिक्र करें तो राजभाषा जो है ये किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है
जो सभी राज्य के प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीन पियाजे का कथन है कि बालक जो है भाषा को कैसे सीखता है, संज्ञान के थ्रू, बुद्धि के थ्रू वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बालक की भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। इन्होंने 4 चरण दिया है: संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर संज्ञान का कोई बात करता है तो वो जीन पियाजे हैं। चोमस्की की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि बालक जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी जो भाषाएं हैं वो क्या है, एक ही मूल व्याकरण के से संबंध है, जिसे समझने में LED क्या करती है, वो सहायता करती है। ये ऐसा चोमस्की कहते हैं। संज्ञान की बात करते हैं जीन पियाजे, और भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ बच्चा पैदा होता है, ऐसा चोमस्की कहते हैं। इनके कथन को याद रखना है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, इनका कथन है कि जो बालक है वो समाज से चीज़ों को सीखता है। तो इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके यानी अनुकरण के थ्रू सीखता है। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर सारहीन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, वो अनुकरण से भी भाषा जो है सीख लेते हैं, यानी आसपास समाज से, सोसाइटी से नकल करके भी चीज़ों को सीख लेते हैं। ये पूर्णतः सत्य हम नहीं कह सकते, आंशिक रूप से सत्य है ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सहायक होता है निदानात्मक या उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण या फिर व्याकरण नियम की जानकारी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं सही है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे ये बताना है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए। बच्चा जिस भाषा परिवेश से, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके भाषा को इम्पोर्टेंट देना चाहिए क्लास के अंदर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखोगे, ये आपका हो गया है। ये लास्ट का प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसका है? स्किनर का, पियाजे का, चोमस्की का या फिर वाइगोस्की का? इसी क्लास में हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के बारे में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा।